उस रौनक से वो जीते हैं कि मरना ही नहीं, तख्त पर बैठे हैं यूं जैसे उतरना ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं। जब यूपीए की सरकार थी, यानी 2004 से लेकर 2014 तक, तब राहुल गांधी सरकार में किसी पद पर नहीं थे। अब वो सांसद भी नहीं हैं, फिर भी बीजेपी उन्हें अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा मानती है। खुले तौर पर बीजेपी भले राहुल गांधी को नौसिखिया नेता बताने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर छुटभइये बीजेपी कार्यकर्ता तक सभी राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी की राजनीति से बीजेपी कितना परेशान रहती है और उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानती है। पिछले 23 मार्च से राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव आ गया है और इसका दूरगामी असर देश की राजनीति पर पड़ने वाला है, यह नजर आ रहा है। मानहानि मामले में दोषी करार होने और सांसदी चले जाने के बाद राहुल गांधी का बंगला भी खाली कराने का फरमान आ चुका है, मगर राहुल गांधी नाम की बेचैनी से बीजेपी को मुक्ति ही नहीं मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी पर जितने वार किए जा रहे हैं उनकी लोकप्रियता उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। राहुल अपनी बात पर डटे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे हैं। उनकी इस राजनीति से बीजेपी की सारी प्लानिंग पटरी से उतरती हुई दिख रही है और साथ साथ बीजेपी खुद पटरी से उतरती हुई दिख रही है। अब यह सवाल बड़ी तेजी से उभर रहा है कि राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ आखिर अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर उनकी लीगल टीम इतना वक्त क्यों ले रही है। क्या अपील में जितनी देरी होगी उतना नुकसान बीजेपी को होगा और कांग्रेस क्या इसके फायदे में रहेगी। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त राजनीति से लेकर कानून के गलियारों तक गूंज रहे हैं और आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन रहे हैं। आम लोगों के बीच राहुल की एक नई छवि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बन चुकी है और अब मानहानि मामले में जिस तरह उन्हें अधिकतम सजा दी गई और एक दिन के भीतर सांसदी ले ली गई, उससे सहानुभूति फैक्टर राहुल के लिए बन रहा है। इससे बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। सामने कर्नाटक चुनाव है और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब राज्यों के मुश्किल मुकाबले जो हैं वो सामने हैं और हर मुकाबले में बीजेपी के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। जब 2023 की मुश्किलों का ही हल नहीं निकलेगा तो 2024 में सत्ता की हैट्रिक कैसे लगेगी, इस बात से बीजेपी परेशान हो रही है। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल गांधी की वजह से पटरी से उतर रही है बीजेपी, और क्या यही वजह है कि अपने विरोधियों पर हमलावर रहने वाली बीजेपी पहली बार डिफेंसिव मोड में दिख रही है। उसकी पूरी कोशिश किसी भी तरह पीएम मोदी की छवि बचाने की है। 30 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक नारों से संबंधित पोस्टर लगाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पोस्टरों पर लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। इससे पहले दिल्ली में भी ऐसे ही पोस्टर पुलिस ने उतारे थे और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इधर 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में गुजरात विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी के कारण मानहानि में सजा हो गई है और उनकी सांसदी भी चली गई है। प्रधानमंत्रियों पर विरोधियों के वार पहले भी होते रहे हैं, उन्हें लेकर सवाल पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन देश की राजनीति में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के साथ छुई मुई जैसा व्यवहार हो रहा है। प्रधानमंत्री के चारों तरफ कवच सा बनाया जा रहा है ताकि विपक्षियों के हमले से वो बच सकें। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए शायद ऐसे ही अच्छे दिन जुगाड़े जा रहे थे जब देश में सत्ता संभालने वाले से सवाल पूछना ही जुर्म बन जाए, उसके खिलाफ टीका टिप्पणी करना अपराध बन जाए। जो देश धर्म की बुनियाद पर बनते हैं, ऐसे कई देशों में धार्मिक कट्टरता के कारण ईश निंदा कानून लागू रहता है, यानी ईश्वर की सत्ता पर किसी तरह का सवाल उठाना या धार्मिक मसलों पर संदेह जताते हुए कोई प्रश्न करना दंडनीय अपराध होता है। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ धर्म की नहीं बल्कि लोक की सत्ता कायम है। लोकतंत्र है जिसमें विरोध करना एक अनिवार्य तत्व है। लेकिन फिर भी सवाल उठाए जाने को ईश निंदा वाले नजरिए से क्यों देखा जा रहा है, ये सोचने की बात है। और उससे बढ़कर सोचने की बात यह भी है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या इसीलिए कि पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वालों को चुप कराया जा सके और सब तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि आइंदा कोई ऐसी जरूरत न करे, या फिर इसलिए कि पीएम पर उठते सवाल को रोककर पीएम की छवि को बचाया जा सकता है।
तो पीएम मोदी की छवि और अपनी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी के मन में क्या है, यह बीजेपी ही बता सकती है, या आने वाले वक्त में उसकी रणनीतियों से उसकी भावी योजनाओं का अनुमान लगाया जा सकेगा। लेकिन अभी इस बात की टोह नहीं मिल पा रही है कि आखिर राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है, कांग्रेस किस तरह की रणनीति बना रही है। क्योंकि 23 मार्च के फैसले को आज 10 दिन बीत चुके हैं, लगभग 10 दिन, लेकिन कांग्रेस ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब तक अपील नहीं की है। जब अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई और तुरंत ही जमानत दे दी, तो 30 दिनों का वक्त उच्च अदालत में अपील करने के लिए भी दिया। 30 में से 10 दिन बीत चुके हैं और 21 दिन या 20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अपील करने की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। अब हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपील कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में यही होता है कि फौरन अपील करने की तैयारी हो जाती है, अपने केस को मजबूत बनाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन राहुल गांधी की लीगल टीम और कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करती क्यों नहीं दिख रही है, यह सवाल अब राजनीति के दिग्गजों को बेचैन कर रहा है, खासकर उन लोगों को जिनकी रणनीतियां राहुल गांधी के कदमों के हिसाब से तय होती हैं। राजनीतिक धुरंधर परेशान हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें किस चक्कर में डाल दिया, उनके मन में क्या है, यानी राहुल गांधी के मन में क्या है, यह समझ ही नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को सजा के बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई, बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया और ऊंची अदालत में अपील के दिन गुजरते जाने के साथ साथ राहुल गांधी की गिरफ्तारी के आसार भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सारी उठापटक के बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकता कायम करने में लगी है और राहुल गांधी पर कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है। कांग्रेस के हर बयान पर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किए जा रहे हैं। देश के राजनीतिक मैदान में ऐसा वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है जिसमें हर रोज आरोपों के नए नए तीर विरोधियों पर छोड़े जा रहे हैं। अब तो दूसरे देश भी कहने लगे हैं कि हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आखिर मामला आगे किस दिशा में बढ़ेगा यही तय नहीं हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब तक अपील नहीं की है। दरअसल राहुल गांधी के पास अपील करने के पर्याप्त मजबूत आधार हैं। जैसे उन्होंने जिन लोगों का नाम लेकर टिप्पणी की थी, उनमें से किसी ने मानहानि का मामला दर्ज नहीं कराया था, बल्कि पूर्णेश मोदी, जिनके मुकदमा दायर करने पर राहुल गांधी को सजा हुई, उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं था, सिवाय इसके कि उनका भी सरनेम मोदी है। मानहानि के सबसे गंभीर मामलों में भी अदालत आमतौर पर ऐसी कठोर सजा नहीं देती है जो राहुल गांधी को दी गई है। उपनाम मोदी किसी विशिष्ट समुदाय या जाति का उल्लेख नहीं करता है। गुजरात में इस उपनाम का उपयोग हिंदुओं, मुसलमानों और पारसी समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ सदस्य उपनाम के रूप में मोदी का उपयोग करते हैं। ये सरनेम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगर राहुल गांधी ऊंची अदालत में अपील करते हैं तो कानून के जानकार और उनकी लीगल टीम के लोग ऐसे कई और मजबूत कारण अदालत को गिना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बल्कि अब राहुल गांधी 9 तारीख को कर्नाटक के कोलार में सत्यमेव जयते मिशन शुरू करने जा रहे हैं। ये वही कोलार है जहां मोदी सरनेम पर टिप्पणी के कारण राहुल को सजा मिली है। तो राहुल की रणनीति बता रही है कि वे बचाव की मुद्रा यानी बीजेपी की तरह डिफेंसिव मोड में नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा ऑफेंसिव होकर राजनीति की बिसात पर खेलने को तैयार हो गए हैं। उनके इस दांव से राहुल की अपनी छवि तो मजबूत नेता की बन ही रही है, कांग्रेस भी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपरा में सत्य के लिए संघर्ष करने की जो सीख दी गई है, राहुल उसी को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। वो ये दिखला रहे हैं कि सत्य के लिए वो हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे उनकी संसद सदस्यता चली गई या बेघर होने की नौबत आ गई। राहुल पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगले 20 दिनों में राहुल सूरत कोर्ट की सजा के खिलाफ ऊंची अदालत जाते हैं या नहीं, इस सवाल के बीच एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि राहुल गांधी विपक्ष के तमाम नेताओं के बीच सबसे मजबूत नेता के तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती बन चुके हैं। राहुल की इस मजबूती का एहसास बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा के वक्त से ही हो गया था और 7 सितंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक यह एहसास बीजेपी को एक बड़े खतरे के रूप में दिखने लगा है। राहुल पर हुए तमाम हमले इसके गवाह हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 5 महीनों में राहुल गांधी ने कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की दशा दिशा बदल कर रख दी। जिस जमाने में राजनीति सत्ता, सुख और बाकी सारी सुविधाएं पाने का जरिया बन गया हो, उसमें कोई एक राजनेता 5 महीने लगातार देश के हजारों लोगों के बीच रहे, दिन रात सड़क पर गुजारे, ठंड गर्मी बरसात सहते हुए लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करे, ये बात असंभव लग सकती थी।
लेकिन राहुल गांधी ने इसे सच कर दिखाया। वही राहुल गांधी जिनकी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ फूंक दिए, लेकिन उसका कोई फायदा उसे नहीं मिला, बिल्कुल हासिल आया शून्य की तरह। राहुल अपनी यात्रा के दौरान लोगों को डरो मत का संदेश देते रहे और लोकतंत्र को बचाने के अपने संकल्प को दोहराते रहे। यात्रा खत्म हुई, फिर राहुल गांधी ब्रिटेन गए और वहां उन्होंने भारत में लोकतंत्र को पहुंच रहे नुकसान पर चिंताएं जतलाईं। ठीक ऐसी ही चिंता वे इससे पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी में 16 मार्च 2021 को एक वेबिनार में और 4 अप्रैल 2021 को ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जतला चुके हैं। लेकिन तब इतनी हाय तौबा बीजेपी ने नहीं मचाई कि राहुल गांधी ने देश के आंतरिक मामलों में विदेशों से मदद मांगी या देश का अपमान किया या देश विरोधी बयान दिया। उसके बाद भी देश में संसद लगी, लेकिन राहुल गांधी से माफी मांगने के मुद्दे पर संसद ठप नहीं हुई। मगर अब यह सब हो रहा है क्योंकि अब राहुल गांधी ने संसद में अडानी और मोदी के संबंधों पर सवाल उठाए और कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग मोदी सरकार से की। बीजेपी की उम्मीदों से परे कांग्रेस ने काफी आक्रामकता के साथ अडानी मुद्दे पर उसे घेरा और इससे पीएम मोदी का बचाव करना बीजेपी को मुश्किल दिखने लगा। इसीलिए राहुल गांधी के संसद से बाहर निकल जाने के बाद बीजेपी थोड़ी राहत की उम्मीद कर रही होगी। तो संसद से अपने निष्कासन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था, आप याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि मेरे अगले भाषण से पीएम नरेंद्र मोदी डर गए। राहुल के यही तेवर दोस्तों बीजेपी को बहुत परेशान कर रहे हैं। अब तक तो देश ने यही देखा है कि मानहानि जैसे मामले माफी मांगकर या आपसी समझौते से सुलझा लिए जाते हैं। अपनी सांसदी बचाने के लिए सांसद थोड़ा झुकने या दूसरे रास्ते अपनाने को तैयार भी हो जाते हैं। हम सब ने देखा है, बहुत से नेता तो ऐसे भी रहे हैं जो संसद से बाहर होने या बंगले से बाहर होने, यानी उनको जो संसद के कारण, सांसदी के कारण जो बंगले मिलते हैं, उससे बाहर होने से पहले ही पार्टी बदलने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का डरो मत के नारे को अपनी राजनीति में सच करके दिखाना बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। डरे हुए को तोड़ना, झुकाना या हराना सब मुमकिन होता है, लेकिन जिसे कुछ भी खोने का खौफ न हो, उसे कौन सी राजनीति के तहत मात दी जाए, यही सवाल बीजेपी को परेशान किए जा रहा है। अगर भारत जोड़ो यात्रा न होती तो बीजेपी का राहुल की छवि को खराब करने वाला अभियान काफी हद तक सफल हो चुका होता, क्योंकि लोग ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर बहुत तरह से खूब भरोसा कर रहे होते। लेकिन राहुल क्या हैं, कैसे हैं, उनकी राजनीति क्या है, यह सब लोगों ने अपनी आंखों से उन्हें अपने बीच देखकर, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सब कुछ समझ लिया है। इसलिए राहुल की छवि को बिगाड़ना अब मुश्किल है। उनके संसद से हट जाने के बाद सदन में बीजेपी के लिए भले शांति हो जाए, लेकिन राहुल से मुकाबला तो सड़क पर होगा, यह तय है। वहां बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी यह भी देखना होगा। कैसे इस साल और अगले साल के चुनाव में बीजेपी खुद को बेपटरी होने से बचा पाएगी, और वो भी राहुल गांधी के कारण, यह भी देखना होगा। खैर, महान शायर हबीब जालिब ने ठीक ही फरमाया है कि इम्तिहां कर लें सितम की लोग अभी हैं ख्वाब में, इम्तिहां कर लें सितम की लोग अभी हैं ख्वाब में, जाग उठे जब लोग तो उनको ठहरना ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।